को क्या लगता है कि अर्थ 10,000 साल बाद कैसी दिखेगी? ये एक दिलचस्प सवाल है। मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा ऑटोमेटेड होगी या फिर ये सिर्फ जलती हुई राख का ढेर रह जाएगी। मेरा मतलब है, अगर ये संभावना है कि हम खुद को खत्म कर सकते हैं, तो हमेशा ये भी संभावना होती है कि हमने कुछ मायनों में सच में पैंडोरा का बॉक्स खोल दिया है। मैंने आपके एक पॉडकास्ट गेस्ट को सुना था, जहां उन्होंने बताया था कि अगर न्यूक्लियर वॉर होता है तो क्या हो सकता है। वो सुनकर तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए थे। उनका ओपिनियन था कि अगर ऐसा हुआ तो हम कुछ ही मिनटों में सब कुछ जलाकर राख कर देंगे शायद। तो हमारे पास वो क्षमता है। ये डरावना है। ये हमारे लिए एक संभावित भविष्य हो सकता है। लेकिन मैं एक ऑप्टिमिस्ट हूं। मैं ये सोचना पसंद करता हूं कि आपके जैसे लोग फ्रेंडली रोबोट्स बनाएंगे जो मेरा काम और बेहतर बना देंगे। लेकिन 1000 या 10,000 साल बहुत लंबा समय होता है और टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से इम्प्रूव कर रही है और ये और भी ज़्यादा एडवांस्ड होती जा रही है और उसकी इम्प्रूवमेंट की स्पीड भी लगातार बढ़ रही है। असल में इसका यही हिस्सा मुझे डराता है। क्या आपको भी इससे डर लगता है? ये बहुत डराने वाला है। मैंने किसी को ये कहते सुना था, लेकिन अभी ये याद नहीं आ रहा कि वो कौन था। किसी भी तरह की सिस्टम, चाहे वह इंसानों से जुड़ी हो या प्रकृति की, उसे एक ग्राफ पर दिखाया जा सकता है जो समय के साथ उसके बदलाव को दिखाता है। अगर किसी ग्राफ में बदलाव इतनी तेजी से हो कि जब चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने लगें, तो यह एक खतरे का संकेत होता है। यानी लाइन सीधे ऊपर की तरफ जाने लगे, तो इसका मतलब है कि वह सिस्टम संकट में है। तो लगभग हर बायोलॉजिकल सिस्टम में अगर बदलाव इतनी तेजी से हो और समय इतना कम हो, तो उसे हमेशा ही क्राइसिस ही कहा जाएगा। और जब आप यही चार्ट टेक्नोलॉजी के बदलाव पर लगाते हैं, तो वो भी एक क्राइसिस बन जाता है। इस नजरिए से देखें तो बिल्कुल। लेकिन मुझे ह्यूमन इंजीन्यूटी पर भरोसा है और हम इंसान मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियां पैदा करना पसंद करते हैं और फिर उस कठिन स्थिति से बाहर निकलने के तरीके खोजते हैं। और ऐसा करते हुए हम नए इनोवेशन लाते हैं, बहुत सारी बेहतरीन चीजें बनाते हैं और कभी-कभी बहुत ज्यादा सफरिंग भी पैदा करते हैं। लेकिन देखा जाए तो हम एक बेहतर दुनिया बनाते हैं। लेकिन हाँ, जहां तक मैं समझता हूं, न्यूक्लियर वेपन्स के साथ बुरा नतीजा सच में हम सबकी मौत का कारण बन सकता है। मुझे लगता है कि हमेशा वो संभावना बनी रहती है, लेकिन मैं फिर भी ऑप्टिमिस्ट हूं। और हाँ, मुझे लगता है कि आप भी ऑप्टिमिस्ट हैं। मैं सोचता हूं कि जैसा आपने अभी कहा, मैं भी यही सोचता हूं कि इंसानों की सबसे बड़ी क्षमता उनकी इनोवेशन करने की योग्यता है। मुझे लगता है कि और हम तब सबसे ज्यादा इनोवेटिव होते हैं जब हम डिस्ट्रेस में होते हैं। ये मेरा मानना है कि इंसानों ने पिछले हजारों सालों में जो भी डेवलपमेंट किए हैं, वो तब हुए जब हम कंफर्टेबल नहीं थे, जब हम किसी क्राइसिस में थे। ये तब की बात है जब हम संकट में थे। आवश्यकता ही आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और मुझे लगता है कि हम ठीक रहेंगे। मुझे लगता है कि जो क्लाइमेट क्राइसिस आ रही है वो असली है और वो सच में हो रही है। असल में मैं पर्सनली सोचता हूं कि मैं आपके उस सवाल का जवाब देने जा रहा हूं जो आपने पूछा भी नहीं। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये सोचने में कि हम इसे रिवर्स कर सकते हैं, जहां ये एक डिल्यूजन है। मैं पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कारों के पक्ष में हूं और मानता हूं हमें अपने पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये सोचकर कि हम टेक्नोलॉजिकली अडेप्ट नहीं कर सकते जो होने वाला है। हम सभी बहुत समय बहाना बनाने में बर्बाद कर रहे हैं। एवरेज अमेरिकन को लगता है कि अगर हम सब इलेक्ट्रिक कार्स ड्राइव करें तो सब ठीक हो जाएगा। ये पूरी तरह से एक बकवास है। ऐसा नहीं होने वाला। हमें टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी होंगी जो पानी को डिसैलिनाइज कर सकें और बहुत सी दूसरी चीजें जिनमें हमें अपनी टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी का यूज करके इसे एक्सेप्ट और अडेप्ट करना होगा। पॉलियाना थिंकिंग में फंसने की बजाय कि हम इसे गायब कर सकते हैं। हाँ, मैं थोड़ा एक्सेप्ट करता हूँ कि ये दुनिया काफी बदल जाएगी और बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन हमें वो टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी जो इनका सामना कर सके। मुझे लगता है कि कुछ लोग इस चीज की नब्ज को समझ रहे हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि हम इन सब में कैसे सरवाइव करेंगे, ना कि इसे कैसे गायब करेंगे। और सिर्फ सर्वाइव ही नहीं बल्कि थ्राइव भी करेंगे। फिर भी हम इनोवेटिव हैं इस मामले में। लेकिन अगर कोई कैटास्ट्रोफिक चीज हो जाती है तो या तो हम इस प्लेनेट को छोड़ देंगे। क्या आपको क्या लगता है, जब कोई एलियन सिविलाइजेशन यहाँ आएगी, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स होंगे, जो ग्रेजुएट स्टूडेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स होंगे, जो धरती पर रिसर्च करेंगे, तो उन्हें क्या मिलेगा? जो कुछ भी हम अभी एंजॉय करते हैं, जिससे हमें प्यार है और जिसे हम ह्यूमन सिविलाइजेशन कहते हैं, उसका कितना हिस्सा खो जाएगा? आपको क्या लगता है? खैर, तो देखिए,
टाइम आगे बढ़ता रहता है और जो चीजें खराब हो सकती हैं वो खराब हो जाएंगी। तो आपने इसमें कोई टाइम फैक्टर नहीं दिया, लेकिन मैं कहूंगा कि जो भी चीज खराब हो सकती है वो हो जाएगी, और जो भी यहाँ आएगा उसे सिर्फ वही चीजें मिलेंगी जो खराब नहीं हुई। तो हमारे पास इमारतें और प्लैक्स होंगी, लेकिन उनमें कोई बुक्स नहीं होंगी, उनमें कोई बिलबोर्ड्स भी नहीं होंगे, उनके पास वही अधूरे रिकॉर्ड्स होंगे जो मेरे पास हैं। मैंने एक बार स्यूक्स फॉल्स में एक टॉक दी थी और मैंने कहा मैं यहाँ गाड़ी चलाकर आया तो मैंने देखा कि शहर के सामने एक बड़ा ओबेलिस्क था, और जहां भी मैं जाता हूं मुझे लुइस और क्लार्क के नाम दिखाई देते हैं। और अगर 1000 साल बाद मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट होता जो इस जगह की जांच कर रहा होता तो मुझे लगता कि ये जगह इजिप्शियंस ने बनाई थी और उनके किंग्स के नाम लुइस और क्लार्क थे। लेकिन सच्चाई ये है कि लुइस और क्लार्क यहाँ बस एक रात रुके थे, लेकिन ये फिर भी बहुत बड़ी बात है। मैं आपकी सिटी के बारे में जो कुछ भी सोचता वो संरक्षित चीजों के आधार पर बिल्कुल गलत होता। ये एक बहुत खूबसूरत थॉट एक्सपेरिमेंट है, जैसे आर्कियोलॉजिस्ट्स किन चीजों के बारे में पूरी तरह गलत हो सकते हैं और किन चीजों को वो सही से समझ सकते हैं। वॉशिंगटन डीसी को देखकर ऐसा लगेगा कि इसे इजिप्शियंस, ग्रीक्स और रोमन्स ने मिलकर बनाया था, क्योंकि उसकी पूरी आर्किटेक्चर वैसी ही है। हाँ, और क्या आर्कियोलॉजिस्ट्स सही से रिकंस्ट्रक्ट कर पाएंगे कि कौन से एम्पायर्स महत्वपूर्ण और शक्तिशाली थे और कौन से वॉरिंग एम्पायर्स थे? क्या मैं और मेरे सहयोगियों ने ऐसा कुछ भी किया है? मुझे लगभग यकीन है कि माया लोग जो मैं सोचता हूं कि मैंने उनके बारे में जाना है उस पर जोर से हंसेंगे। मैं सोचता हूँ, क्या आपने कभी ये सोचा कि हम पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन के तौर पर कौन सी चीज के बारे में सबसे ज्यादा गलत हैं, खासकर मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजी में? बस एक शक की तरह क्या है जिसे हम पूरी तरह से गलत समझ सकते हैं? खैर, कुछ गलत समझने का एक तरीका ये हो सकता है कोई खोई हुई सिविलाइजेशन, जैसे कोई बहुत बड़ी सिविलाइजेशन जो मायंस के साथ साथ मौजूद थी, कोई जो 10,000 साल पहले थी। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो या तो पूरी तरह मिटा दी गई या अभी भी ओशंस के नीचे छिपी हुई हैं, जो हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती हैं। और हो सकता है कि हर कोई उनके अस्तित्व के बारे में जानता था, हर कोई उनसे इंटरेक्ट करता था। मुझे लगता है कि हम सबसे ज्यादा उनके मोटिवेशंस का गलत अंदाजा लगाते हैं। मेरे टीचर शीली ने बहुत पहले मुझसे कहा था, मैंने बहुत सी थ्योरीज बनाई हैं, मैं हमेशा नई चीजें सोचता रहता था। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, अगर तुम वेस्टर्न यूरोपियन की तरह सोचना बंद नहीं करोगे और इन लोगों के माइंडसेट में खुद को रखने की कोशिश नहीं करोगे तो तुम कभी कुछ भी सही से नहीं समझ पाओगे। मैंने हमेशा इसे दिल से लिया है, और जब भी मैं इन चीजों को समझने की कोशिश करता हूं मैं अपनी कल्चरल असम्पशंस से बाहर निकलने की कोशिश करता हूं। वो जैसे सोचते हैं वैसे सोचने की कोशिश करना सबसे अच्छा था जो मैं कर सकता था, और ये बहुत अलग है। मायंस साइकिलिकल थे, वो पूरे सैक्रिफाइस को अलग तरीके से देखते थे। हम उस पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन उनके लिए ये एक ऑस्टेयर असली सैक्रिफाइस था। ये लोग सिर्फ ऐसे नहीं थे कि अरे चलो सब साथ मिलकर उस आदमी को मार देते हैं जो हमें गुस्सा दिला रहा है। मेरा मतलब है वो अपनी पूरी क्षमता झोंक रहे थे। ये एक अलग मानसिकता थी, ये बर्बरता नहीं थी। ये उनके द्वारा किया गया एक सच्चा बलिदान था, एक नुकसान। और फिर उस पप्पी के पूरे रहस्य की बात जो अंत में अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने लगता है। ये वाली बात मैं किसी दिन इसे सुलझाने वाला हूं। इनमें से किसी एक दिन। अब वो पपी पॉटरी पर दिखने लगा। हर जगह पॉटरी पर, वो हर जगह था। मुझे ये किताब लिखनी ही होगी। ये अगला साल वो साल होगा जब मैं अपनी फैंग डेटी की किताब लिखूंगा, और इसमें एक पूरा चैप्टर डेडिकेटेड होगा। धन्यवाद। द पपी। रहस्य हल हो गया। मेरा मतलब है, ये सिर्फ ह्यूमर के मीम्स के जन्म जैसा भी हो सकता है। पता नहीं, फिर से कहूं तो ह्यूमर, आप नहीं जानते कि उनके जोक्स की नेचर क्या थी। ओह, ये भी एक दिलचस्प बात है। बहुत ह्यूमन फीलिंग है इसमें। अब मैं आपको यहाँ एक छोटी सी साइड स्टोरी बताता हूँ कि जब मैं पालेंके में माया लोगों के साथ काम कर रहा था, तो मैंने 3 साल शहर का नक्शा बनाने में बिताए। हर दिन मैं जंगल से होकर गुजरता था, और वे आपस में अपनी भाषा में बातचीत करते थे। सेल्टलेस उस ग्रुप की भाषा थी जिनके साथ मैं काम कर रहा था। लेकिन कुछ समय बाद मैंने नोटिस किया कि वो बहुत मजाकिया लोग थे। उन्हें जोक्स बनाना बहुत पसंद था और वे चुटकुलों पर हंसते थे, लेकिन फिर उनमें से एक कुछ कहता और बाकी लोग आगे बढ़ जाते। हु हु! और आखिरकार मैंने पूछा, ये क्या है? आप लोग हमेशा ये हु हु आवाज क्यों निकालते हो? और उसने कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि उसने एक बहुत ही स्मार्ट चुटकुला बनाया। ऐसा था मानो उसने एक साथ 3 अलग अलग बातें कह दी हों। ये एक समझदारी से कही गई बात थी,
और इस पे वो हंसते नहीं थे बल्कि अलग तरह से रिएक्ट करते थे। उनके पास एक खास साउंड थी जब कोई कुछ सुपर क्लेवर कहता था, और फिर वो भी है जैसे बस स्मार्ट एक्सप्रेशंस। हाँ, विद और मैं इसके बारे में तब सोचता हूं जब मैं हायरोग्लिफिक ट्रांसलेट कर रहा होता हूं। जैसे यहाँ कोई खूबसूरत चीज लिखी हुई है, शायद एक कविता या कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट, और मैं बस डिक्शनरी में देख रहा हूं कि इस शब्द का क्या मतलब है। शायद इस पूरे टेक्स्ट में डबल या ट्रिपल अर्थ भरे हुए हैं और असली मतलब सब टेक्स्ट में छिपा है। और मैं सोच रहा हूं कि वो कॉर्न के बारे में बात कर रहे हैं जबकि असल में वो जीवन के सार की बात कर रहे हैं। हाँ, ये व्यंग्य भी हो सकता है। हो सकता है जैसा कि सोवियत संघ में था, जब एक तानाशाह होता है, शायद एक बहुत शक्तिशाली राजा होता है, तब आप खुलकर बोल नहीं सकते थे। आपको उस बात को छुपाना होगा जो आप एक्चुअली कहना चाह रहे हो। तो आपको अपनी असली बात को सबटेक्स्ट में छिपाकर कहना पड़ता था। और इन सब चीजों में माया सभ्यता की एक बहुत मजेदार सेरामिक थी। सेरामिक्स बहुत दिलचस्प होती हैं क्योंकि मॉन्यूमेंट्स एक तरह से टूटे हुए रिकॉर्ड हो सकते हैं। मैं राजा हूं, मैं इस समय पैदा हुआ था, मैंने इन लोगों को हराया, मैंने इस महिला से शादी की, मैं मर गया। लेकिन सिरेमिक्स हमें सिर्फ मिथक कथाओं तक सीमित नहीं रहकर उनसे कहीं आगे की बातें भी बताएंगे। और एक ऐसा था जिसमें एक खरगोश मर्चेंट गॉड को देख रहा था और कोई भी उस टेक्स्ट को ट्रांसलेट नहीं कर सका, और आखिरकार एक ईस्टर्न यूरोपियन, असल में एक यूक्रेनियन आदमी ने इसे ट्रांसलेट किया। और खरगोश मर्चेंट गॉड से कह रहा था कि नीचे झुककर मेरी एस सूंघो। और हमें लगा, ओह, हमें तो कोई शानदार माइथोलॉजी पीस की उम्मीद थी, लेकिन नहीं, इसका मतलब निकला नीचे झुककर मेरी एस सूंघो। यही तो ह्यूमन है। जैसा कि हमने पहले भी बताया, ह्यूमन नेचर बदलती नहीं है।